नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कल 12 बजे होगा पेश। 8 घंटे होगी चर्चा। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी ने व्हिप जारी किया। टेंशन में विपक्ष। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट। अखिलेश, उमर अब्दुल्ला, लालू तेजस्वी ने किया विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नाराज। दिल्ली में झंडेवालान एक्सटेंशन बिल्डिंग में लगी हुई सड़ाग। कई कारें जली, कई दफ्तर भी जलकर राख। दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग। धमाके से स्लैब भी ध्वस्त। 13 लोगों की मौत। मामले की जांच शुरू। बरेली में अखिलेश पर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले, इनको गोबर से आती है दुर्गंध। हमने इनके कसाई खाने बंद किए हैं। गौकसी करने वाले जानू पहुंचे। और उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का काम शुरू। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, खानपुर को श्रीकृष्णपुर, गाजीवाला को आर्यनगर बनाया गया। बाकियों पर काम शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने सभी लोकसभा सांसदों को कल 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी की है। 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के लिए कल विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले इस पर सदन में चर्चा होगी। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में कहा गया है कि बुधवार को सदन में अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। उन्हें पारित करने के लिए सभी लोग पार्टी का समर्थन करें और वोटिंग करें। व्हिप में सभी सांसदों से पूरे दिन सदन में ही मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा के पास लोकसभा में 240 सांसद ही हैं। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देंगे और विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की मंजूरी लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। पिछले साल बिल पेश करते समय सरकार ने इसे संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के आपको बता दें, झंडेवालान इलाके में मंगलवार दोपहर भीषण आग की घटना सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया। ये आग अनारकली बिल्डिंग में लगी, जो धीरे धीरे डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक फैल गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली फायर ब्रिगेड से सूचना मिली कि झंडेवालान एक्सटेंशन के ब्लॉक E3 स्थित अनारकली कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण लगी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में अब दिखाई दे रही है। बीती रात करीब 12 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समयपुर स्थित रिंग रोड पर पहुंची, जहां सड़क के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि दिल्ली वासियों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिल सकें। इसके साथ ही उन्होंने सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन भी किया। साथ ही कहा कि करीब 12.5 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि बारिश शुरू होने से पहले पूरी रिंग रोड गड्ढा मुक्त हो जाए। उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पा पाएंगी। और इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। धन्यवाद। मैम, एक सवाल और है। अब मैम, जो लेटर लिखा गया है मार्बल, अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का मध्य। आपको बता दें, प्रदेश में आज गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। रेवाड़ी
हरियाणा जिले की तीनों मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें रेवाड़ी मंडी में फूड डिपार्टमेंट द्वारा खरीद की जा रही है। इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल किया है। रेवाड़ी मंडी सेंटर इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि किसानों को परेशानी न हो, इसको देखते हुए मंडी के अंदर 30 कांटे लगाए गए हैं ताकि जल्दी तौल की प्रक्रिया हो सके, किसानों को फ्री किया जाए। एक किसान एक दिन में कितना भी गेहूं बेच सकता है, जिसमें नमी 12% से कम होनी चाहिए। वहीं मंडी में फसल बेचने आ रहे किसान सरकार और प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी वह फसल बेच चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनके खाते में पहले बेची गई फसल के पैसे भी आ गए हैं। वहीं किसान यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आ रही है और सब अच्छे से चल रहा है। अभी क्या बेचना है आप यहाँ पर? सरसों। अच्छा, कितनी सरसों लाए हैं? अब सरसों बदल बाद तो मतलब सरसों जिस तरीके से सरकार वादे कर रही है सहूलियत की, किसानों को परेशानी ना आए, तो वो ग्राउंड लेवल पे ठीक है सर? ना बढ़िया है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था। सरकार जो दावे कर रही है कि पैसे जो हाथों हाथ आ रहे हैं 48 से 72 घंटे में आप सरसों बेच के गए, क्या पैसे आ चुके हैं? हाँ, पैसे आ तो मतलब पिछली मरतबा की बात कर रहे हो, इस बार कितना फर्क नजर आ रहा है? काफी फर्क है। तो व्यवस्था अच्छी है सरकार? अच्छी है। नवाशहर के जिला शहीद भगत सिंह नगर के काठगढ़ पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर महिताब सिंह के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जांच अधिकारी एएसआई जसबिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी आसरो से होते हुए ओवरब्रिज आसरो के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति पीछे मुड़ने लगा, जिससे संदेह होने पर उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरीश पुत्र कर्नैल सिंह निवासी टौसा थाना काठगढ़ के रूप में हुई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कल मिति 31 मार्च 2025 ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਸਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟੌਂਸਾ ਥਾਣਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 35 ਮਿਤੀ 31/3/25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 21 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खबर पटियाला से, जहां चैत्र नवरात्रों को लेकर पटियाला काली माता प्राचीन मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग विशेष तौर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने 3 वर्ष में कोई भी कार्य नहीं किया। महिलाओं को जो वादा किया गया था उनके खाते में पैसे हर महीने डाले जाएंगे, रोजगार नौजवानों को दिया जाएगा, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से लोगों ने जब आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया तो पंजाब में आकर अतिथि बनकर बैठे हैं और सरकार को आदेश जारी कर रहे हैं और पंजाब में किस तरह से कौन सा काम करना है वो लोग इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 26,000 करोड़ का कर्जा सी 70 साल की सरकार, 3 सालों च नवा 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। अज 2,36,000 करोड़ रुपया कर्जा पंजाब पे है। ये पंजाब का वित्त मंत्रालय बोल रहा है। पंजाब च पैदा होने वाले बच्चे के सिर से भी कर्जा है, जिहदे असीं कोई जिम्मेवार है। तो भगवंत मान साहब की इस सरकार की नलैक कामयाबी ना सुखीआपन जिला पंजाब चजना पंजाब से खत्म करने की याद 37 महीनों बाद आई। हजे भी छोटे मोटे लोगों को फड़िया जा रहा है। किंग पिन क्यों नहीं फड़े जा रहे? क्यों नहीं ड्रग की सप्लाई रोक रहे? क्यों पंजाब के बच्चे रोज मर रहे हैं? भगवंत मान साहब इन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। भिंड के लाहार के वार्ड नंबर 14 में खुले नाले से जाने से एक महिला की मौत हो गई। खुले नाले में गिरने से उसकी मौत हुई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। लोगों का आरोप है कि खुले नाले को बंद कराने के लिए नेताओं से लेकर नगर पालिका के अफसरों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी वही स्थिति बनी हुई थी। पहले भी इस खुले नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचे नगर पालिका सीएमओ ने नाले को बंद कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद पुलिस ने नाले से शव निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। दरअसल वार्ड 14 की रहने वाली मातू देवी राठौर हर रोज की तरह जल्दी सुबह अपने घर से घूमने के लिए निकली और अचानक से खुले नाले में चली गई। जब देखा कि घर पर बहुत देर से नहीं आई है तो घर वाले ढूंढने के लिए निकले और कहीं नहीं मिली। फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि नाले में उनका शव
पानी में उतराता दिखाई दिया। कब की घटना है, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ पता नहीं है, सो गई थी का मालूम है, सब जने सो गए मालूम नहीं है, सुबह पे खड़ी होके आई गई, घूमन गई थी सुबह, घूमने गई पता नहीं कैसे गिर गई, सड़क गई। ये नाला कब से खुला है? नाला 2 साल हो गए खुले, 2 साल हो गए नाला को खुले, एक दिन को काम थोड़ी है। कोई सुनता ही नहीं है, तो कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है, कौन नहीं सुनना। तो क्या मांगे आपकी अब? माई मांग जाए नाला। नहीं मेरे से पहले इसकी जांच चल रही है, मैं अभी मेरे से पहले जांच चल रही है, इसका 1 महीने में आपको नेता नकली से भी करवाया गया, ऐसा नहीं है आप बोल रहे हैं। इसकी जांच चल रही है शिकायत, उसकी जांच करा के 1 महीने में काम शुरू करा दूंगा। कहाँ चल रहा है? 1 साल से निवेदन कर रहा है, प्रभारी मंत्री को आवेदन दिया, परिषद ही नहीं बैठ रही, परिषद ही निर्णय नहीं ले रही, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ भाई? पूरी परिषद 1 साल से परिषद की बैठक नहीं हुई, सीएमओ का अधिकार नहीं है 10-25 लाख का नाला शुरू करा दे। यहाँ की जो परिषद है ना वो नहीं कर रही है, तो है नहीं है। अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहां शराब के नशे में आपको बता दें दोनों सगे भाइयों में झगड़ा हुआ। आपस के झगड़े में एक भाई की मौत हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 दिन में ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। मृतक भाई को कंधा देने वाले भी नहीं नसीब हुए। 4 लोगों ने शमशान घाट पहुंचाकर उसका अंतिम संस्कार किया। थाना जखौरा का यह पूरा मामला है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 दिन में ही हत्यारे को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 दिन में ही हत्यारे को गिरफ्तार किया। मृतक भाई को कंधा देने वाले भी नहीं नसीब हुए। 4 लोगों ने शमशान घाट पहुंचाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। थाना जखौरा का यह पूरा मामला है। तो ललितपुर से अहम खबर, शराब के नशे में दोनों सगे भाई आपस में भिड़ गए। आपस में झगड़े में एक भाई की मौत हो गई। और अगली अहम खबर देवबंद से है, जहां चलती गाड़ी में अचानक आग की घटना सामने आई। आग लगने से गाड़ी जलकर खाक हुई है। गाड़ी में आग लगने से कार सवार भी घायल हुआ है। गाड़ी में आग लगने का वीडियो सामने आया है। रास्ते से गुजर रहे लोक निर्माण विभाग मंत्री पहुंचे। कुंवर ब्रजेश सिंह ने घायल को हॉस्पिटल भेजा है। मंत्री ने घायल को अपनी गाड़ी से भेजा हॉस्पिटल। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। देवबंद के भायला कासिमपुर फाटक के बीच की यह घटना बताई जा रही है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 1 महीने तक चलने वाले विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य लखनऊ शहर में ई-रिक्शा और ई-ऑटो से संबंधित नियमों का उल्लंघन रोकना है। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रतिबंधित मार्गों पर चलने वाले बिना नंबर प्लेट, नाबालिग चालकों और ओवरलोडिंग करने वाले ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर सख्त कार्रवाई की गई है। कई वाहनों को सीज किया गया है और चालकों के वाहन संबंधित कागजात की जांच की गई है। अभियान के तहत सभी चालकों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है, जिससे जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारना है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हजरतगंज चौराहे पर इस अभियान की निगरानी एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह, एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने की है। टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात था।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर निगम में राजस्व वसूली में अपना ही कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 506 करोड़ नगर निगम ने वसूले हैं। वहीं जलकल विभाग ने भी पिछले वित्तीय वर्ष 145 करोड़ के मुकाबले अब की बार 200 करोड़ रुपए जमा किए हैं। वहीं नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि बीते वर्ष की अपेक्षा 40% अधिक धनराशि की वसूली की गई है। जलकल और नगर निगम द्वारा लगभग 720 करोड़ रुपए वसूला गया है और अब हमारा 2025 और 26 का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए वसूलने का है। इस वर्ष जो बकायेदार छूट गए हैं और जिन विभागों से एरियर लेना है उनसे वसूली होगी। साथ ही 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 2 वर्ष 2023-24 में कानपुर नगर निगम ने लगभग 525 करोड़ की पूरे साल में वसूली की थी। हमने लक्ष्य रखा था कम से कम 25% इस बार बढ़ाएंगे। उसके सापेक्ष मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 40% का इंक्रीज किया है और 720 करोड़ की फिगर अब तक हम फाइनेंस कर चुके हैं। कुछ और फिगर अभी फाइनेंस होनी बची है। तो इसके तहत कानपुर नगर निगम ने इस पर काफ़ी अच्छी वसूली की है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्ष में हम इसको 1000 करोड़ तक लेके जाएं। उसके लिए जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि जो घर छूटे हुए हैं उनको हमें अपने टैक्स नेट में शामिल करना है। जो हमारे एरियस बकाया हैं बड़े बड़े विभागों के, उसकी वसूली पर इस बार हम ध्यान देंगे। तो वर्ष 2025-26 में हम 1000 करोड़ लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उम्मीद है हम इस लक्ष्य को पा लेंगे। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में प्रयुक्त नीला ड्रम अब लोगों के लिए दहशत का प्रतीक बनता जा रहा है। हत्यारी पत्नी मुस्कान की हर तरफ चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने नीले ड्रम को मौत का सिंबल बना दिया है। अब आलम यह है कि कई पत्नियां अपने पतियों को धमकाने के लिए नीला ड्रम याद दिलाकर डराने लगी हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पतियों को धमकी देते हुए देखा जा सकता है। कई पति इस वजह से डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला उन्नाव से सामने आया है, जहां सदर कोतवाली के मोती नगर इलाके के रहने वाले सुभाष मिश्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है। सुभाष का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी और से अफेयर है और इसका विरोध करने पर पत्नी उन्हें और उनके बच्चों को मारती पीटती है। इतना ही नहीं, नीला ड्रम याद दिलाकर जान से मारने की धमकी भी देती है। सुभाष ने देर रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसमें उनकी पत्नी खुलेआम धमकी देती नजर आ रही है। सुभाष का कहना है कि उन्होंने अब तक करीब 100 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उन्नाव पुलिस इस बार उनकी मदद करेगी। घटना मामला पूरा 2013 से शादी हुई है। 2013 के बाद से इस लड़की ने बहुत परेशान कर रखा है। मतलब आए दिन जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे कुछ फेंक देना, पानी फेंक देना, कूड़ा फेंक देना। और ये हमारा कमरा है, इसमें ऊपर छत में छेद कर दिया, पंखे से पानी टपकना। मतलब हम त्रस्त तो 2013 से हैं और बाहर दिन भर घूमना, दिन भर पैसे मांगना। मेरी माता जी हैं, उनको हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कहना कि सब भाई उनकी तुम दवाई नहीं लाओगे, इनको वृद्धाश्रम भेजो, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो महिलाओं का सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में महिलाओं को पूरी तरीके से वो चाहे कुछ भी बोल दें पुरुष के प्रति, वो सुना ही नहीं जाता है, उसको तुरंत मान लिया जाता है बंद करके। हाँ महिला है, उसने बोला है तो जी, इसलिए पुरुष महिला आयोग में जाने कितने सही चीज़ें बन चुकी हैं। हम ये पुरुषों के लिए देखिए, अतुल सुभाष के कांड से शुरू हुआ था, उसके बाद ये पुनीत वाला केस हुआ, अभी मैरिज वाला एक कांड जो रखा है। कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव नगर में एक नशेबाज युवक ने 2.5 साल के मासूम को गलत नियत से उठाकर कमरे में बंद कर दिया। बच्चे के दादा ने जब उसे कमरे में जाते देखा तो शोर मचाया। इस पर युवक ने विरोध करने पर दादा को जान से मारने का प्रयास किया। बच्चे को बचाने पहुंचे दादा से भी युवक ने मारपीट की। बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने युवक के साथ रस्सी से बांधकर उसकी जमकर युवक की पिटाई की और बिना कपड़ों के उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। के चौकी यशोदा नगर राजीव नगर मोहल्ले का है, जहां आज दोपहर एक 44 वर्षीय राजीव नाम के व्यक्ति ने एक छोटा 3 से 4 वर्ष के बच्चे को ले जाने का प्रयास किया, से वहां पकड़ लिया गया। जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों ही पड़ोसी हैं और राजीव पाल जो है उसका मेंटल इलाज चल रहा है और पहले भी चल रहा था, तो इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस पूरी जाँच कर रही है और यदि पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी जाएगी तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कानपुर यूनिवर्सिटी और
आर्ट ऑफ लिविंग में एक MOU साइन हुआ है जिसके माध्यम से छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें, एक्सटेंस सिस्टम व नेचर के साथ हार्मनी में कैसे रहें और शरीर का प्राथमिक काम है कि कैसे हार्मनी के साथ रहना है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और कई तरह के कोर्स स्पॉन्सर करेंगे। एक तरह आपको बता दें, प्रक्रिया से कैंपस में रहकर लोग आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाएंगे। वहीं डिप्लोमा साइकोलॉजी के कोर्स में इन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही आगे चलकर इसको सभी के लिए शुरू किया जाएगा ताकि सभी लोग मानसिक रूप से मजबूत हो सकें और देश को एक अलग प्रगति पर ले जाए। MOU हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ किया है और इस MOU का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो आदरणीय श्री रविशंकर जी महाराज का है, उससे राजेश जी आए हैं। हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। व्यक्ति के मन पर, शरीर पे तो बहुत सारा काम होता ही रहता है, पर प्राइमरी काम है कि व्यक्ति के मन पे काम हो, उसका मन शांत हो और उसका मन और शरीर ये समझे कि हम जो है इस एग्जिस्टेंस के साथ, नेचर के एग्जिस्टेंस के साथ हार्मोनी में कैसे रहें। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित मौनी बाबा अंडरपास के पास पुलिस ने 5 महिलाओं को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से छुरा, पेचकस, प्लास, हथौड़ी और लूटी गई चेन भी बरामद की है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मोनिका पत्नी विकास हरिजन, लतीफपुर शाहगंज आरती पत्नी संजय हरिजन, प्रियंका पत्नी राहुल हरिजन, रोशनी पत्नी संदीप, किरण पुत्री पीयूष के रूप में हुई है। पुलिस अब इन महिलाओं के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया में है। खबर बलिया से है। मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर 10वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के परिजनों ने 29 मार्च को एक तहरीर दिया था, उसकी बच्ची के साथ दुराचार का आरोप लगाया था और आरोपी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी बच्ची का फोटोग्राफ्स वायरल कर देगा। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनतीस तारीख में एक अभियोग पंजीकृत कराया था नाबालिग बच्ची के परिजनों ने। उसमें गांव के ही एक युवक पे दुराचार का आरोप लगाया गया था और ये आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा ये धमकी दी गई है कि उसके पास कुछ उसका फोटोग्राफ्स हैं जिसको वो कर देगा, वायरल कर देगा। उस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा जो नामित अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी साक्ष्य संकलन चल रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का खबर बाराबंकी से, जहां कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के पदमपुर मजरे 24 गांव में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के ठेके के कारण गांव में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और वे परेशान हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक शराब का ठेका हटाया नहीं जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली खबर बांदा से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक में स्कूल चलो अभियान की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइव प्रसारण के माध्यम से बैठक में शामिल हजारों, आपको बता दें, बैठक में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, बच्चों को शिक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को एक सशक्त राष्ट्र की नींव बताया। बैठक के दौरान उपस्थित बच्चों और सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। साथ ही बच्चों के बीच किताबें वितरित की गई जिससे उनकी पढ़ाई में सहायता मिल सके। यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और साक्षरता दर में वृद्धि करना है।
देखिए, आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में आज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज स्कूल चलो अभियान में हमारे जैसे बच्चों को जागरूक करना है और सशक्त बनाना है, तो इसी उपलक्ष्य में आज स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो हमारे माननीय मोदी जी की सोच है, योगी जी की सोच है कि बच्चों को हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं। हर वर्ष की तरह दिनांक 1 अप्रैल से हमारा सेशन नया सत्र चालू होता है। उसके उपलक्ष्य में हम स्कूल चलो अभियान का आगाज़ करते हैं, जिसमें जनपद के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है और उनको एक उत्सवपूर्ण माहौल में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ हम ये प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा के नामांकन से वंचित न रह जाए। तो एक हम कैंपेन चला के लोगों को जागरूक करते हैं, फैमिली को जागरूक करते हैं, कम्युनिटी को जागरूक करते हैं। आज आपको किताबें मिली हैं, किसने दी हैं किताबें? जी ने और तो कैसा लग रहा है किताबें पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिला है? टिफिन बॉक्स, बोतल, किताबें। खबर मथुरा से, जहां अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। लगातार गिट्टियों से ओवरलोड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देर रात एसडीएम खनन निरीक्षक और पुलिस टीम पर ट्रक चालकों ने ट्रक से कुचलने की उनको कोशिश की। थाना नौझील इलाके के छिनपराई चौकी के पास देर रात कोलाहार चौकी की पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर अलीगढ़ जिले की सीमा में चले गए। इस मामले में खनन निरीक्षक की तहरीर पर 5 ट्रक, 3 कार चालकों और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि खनन इंस्पेक्टर अक्षय कुमार ने अपनी तहरीर में बताया कि शनिवार 29 मार्च की रात 12 बजे वह और एसडीएम मांट अभिनव जैन के साथ थाना नौझील के छीनपराई चौकी के पास चेकिंग कर रहे थे। गिट्टी से भरे ट्रकों को रोकने का इशारा करने पर चालकों ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की थी। हम जॉइंट मजिस्ट्रेट समाट के और पुलिस विभाग की, तो हम लोग सब नौझील कोसी वाला जो मार्ग है ना, उस पर अपना चेकिंग कर रहे थे। तो करीबन 3-4 गाड़ियाँ थी। 3-4 गाड़ी में से तो 2 गाड़ी जो शुरू में आई उसको हम लोगों ने हाथ दिया, तो वो लोग रोके नहीं। रोकने के बाद वो सब फिर सीधा अपना ओवरटेक करके गाड़ियाँ सब आगे चले गए और तेज़ रफ्तार से भगाने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कोलाहार चौकी वालों को। तो फिर उन लोगों ने बैरिकेडिंग लगाया, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो सब गाड़ियाँ अलीगढ़ में प्रवेश हो गई। गाजियाबाद के मोदी नगर में दिल्ली मेरठ मार्ग पर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सुबह अचानक भीषण आग की घटना सामने आई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के दौरान नजदीक में स्थित ICICI बैंक की शाखा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगली अहम खबर नोएडा से है, जहां कार बाइक के बाद अब ऑटो से भी स्टंटबाजी की शुरुआत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पिंक ऑटो से 2 अर्धनग्न युवकों का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक की छत पर बैठकर स्टंट करते युवक को देखा गया, जबकि दूसरा युवक साथी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर अपना करतब दिखा रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई कराने का मन बनाया। अधिकारियों ने थाना सेक्टर 126 के प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने गौमांस के अवैध व्यापार में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर निगोही क्षेत्र में छापा मारा, जहां पर फायरिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पैरों में गोली लग गई है। घायल अभियुक्तों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में 28 मार्च को सनी कुमार पर आपको बता दें किशोरी ने अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। 30 मार्च को पुलिस ने सनी को हिरासत में लिया था, लेकिन देर रात सनी ने थाने के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। जब गार्ड ने खिड़की खोली तो सनी की लाश पाई गई। उसके बाद सनी के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच जारी है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव थाना क्षेत्र के मल्लापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। गांव निवासी सचिन पुत्र रामपाल का शव गांव के चकमार्ग स्थित एक पेड़ की डाल से बंधा पाया गया। परिजनों के मुताबिक वह कल शाम किसी काम से घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। आज सुबह ग्रामीणों ने उसका शव पेड़ से लटकते हुए देखा। मृतक के गले में रस्सी बंधी थी, लेकिन उसके दोनों पैर जमीन से लगे हुए थे। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी चंद्रघंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन व अर्चना किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के संकट को दूर करने वाले माना जाता है। जहां एक और मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती हैं, वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनि से हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां चंद्रघंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान यह भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। मालपुआ, शहद, गुड़, हलवा पूड़ी का भोग मां को अर्पण करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ पर आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन भक्त तृतीयम चंद्रघंटे दी आया है पुराणों में कि पिंड जब प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता चंद्रघंटे विश्रुता। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके घंटी की जो घंटा का जो ध्वनि है, यह जितनी दूर जाता है सारे भूत प्रेत पिशाच बैताल राक्षस कंपायमान रहते हैं, भय से दूर ही रहते हैं। भगवती का बड़ा सुंदर स्वरूप है। 10 भुजाएं हैं, लाल वस्त्र धारण की हुई हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। आज के दिन जहां पर ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर षोडशोपचार पूजन करें और भगवती को लाल वस्त्र चढ़ाएं, गुड़, शहद और मालपुआ का भोग लगावे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का यदि
36 माला जब करते हैं तो उनकी हर मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। मां चंद्र घंटा के रूप में देवी की आराधना से मणि चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तन होता है। धाम में आने वाले भक्त यहां आकर बहुत खुश हैं। भक्तों का कहना है कि माता रानी दिव्य और अलौकिक दरबार में आने से सभी मनोकामना पूरी होती है। देश के कोने कोने से पिछले कई वर्षों से देवी का दर्शन करने आ रही भक्तों की झोली मां ने भर दिया है। कॉरिडोर बनने से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी व्यवस्था में दर्शन पूजन करने वाले भक्त बहुत खुश हैं। धाम में आने वाले भक्तों के मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं। सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं और माँ का दरबार अद्भुत अलौकिक दरबार है। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं सभी की पूर्ति होती है और हम लोगों को इसमें अगाध श्रद्धा है। तो कोशिश करते हैं हम लोग हर साल नवरात्रा में यहाँ पे आके माँ का दर्शन करें और सब मनोकामनाओं की पूर्ति करें। विंध्यवासिनी माँ के यहाँ मैं 6-7 साल से आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2-4 कामनाएं थी, बहुत पूरी हुई है। और अभी मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है उन्होंने। बहुत व्यवस्था है, पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। वहीं रुड़की नगर निगम के आपको बता दें आसफ नगर गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर देवनारायण नगर करने पर सीएम धामी के ऐतिहासिक फैसले की जमकर सराहना की और नाम परिवर्तन के इस फैसले को जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि धामी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब आसफ नगर देवनारायण नगर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अकबर के समय से गांव का नाम चला आ रहा था और हम चाह रहे थे कि आसफ नगर गांव का नाम परिवर्तित हो, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। फैसला लिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हुई हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं ताकि जनता याद करे कि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी मिली है वो किन शुरू की वजह से मिली है। तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी सड़कों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अन्य शहरों समेत हल्द्वानी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के नाम परिवर्तन की घोषणा की गई है। हल्द्वानी में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, जबकि पंचक्की चौराहे से ITI तक के मार्ग को अब गुरु गोलवरकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नाम परिवर्तन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को सम्मान देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। और सड़कों इस नवरात्रि में आ जाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पूरे कई स्थानों के नाम, जो कि आप समझ सकते हैं किनके नाम पड़ते हैं, उन सब नामों को हम चेंज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम बदलना तो एक सुचारू रूप से एक प्रक्रिया है और नाम बदलते रहते हैं, मगर नाम बदलने के लिए जो उन्होंने अटल रोड रखा है, अटल की जगह जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड होने के नाते और मैं भी उत्तराखंड से जुड़ा, आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो चाहिए था करके कि किसी महान नायक जिन्होंने उत्तराखंड में शहादतें दी, उत्तराखंड के को स्थापना करने में अपना पूरा जीवन मतलब समर्पित किया,
अच्छा और प्रशंसनीय कदम है। पूर्व में ये सब जो रोडें और ये जो शहर हैं, इनके नाम हमारे सनातनियों के नाम के हिसाब से रखे गए थे और बीच में आतताइयों के नाम रख दिए गए। नवाबी रोड, ये रोड, नूरजहां रोड, शाहजहां रोड, इनका कोई औचित्य नहीं है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं हम उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां ईद के दिन दोस्तों के साथ गया युवक वापस नहीं लौटा। अब उसका खून से लथपथ शव खेत में मिला है और हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जसपुर के लौलुहान बाईपास की है, जहां एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस खून के पीछे की परतें अभी खुलना बाकी हैं। परिजनों का आरोप है कि दोस्त ही दुश्मन बन गए। 4-5 बजे आया बुलाने को। कौन आया था? समीर घर से ले गया, घूमने चल रहा है कहीं पे। जो घर पे लेटा पड़ा था आराम से, खा पी कर आराम से गया है। इधर ही पे जा रहा है, नहीं करता था, भी आ जाएंगे हम। तो ये चला गया। फिर हमने थोड़ी देर आधे घंटे बाद कॉल लगाई, कह 10-15 मिनट बाद जाऊँगा। टेंशन बनती मेरी। तो 10-15 मिनट के बाद कॉल लगाई, थोड़ा नंबर स्विच ओवर या स्विच बात करिए रात तक। इतना हमने सुनी कि समीर ने मर्डर चक्कू मार दिया। अरे नहीं पता था हमारा भैया, हमें टेंशन हो गई। हमने देख के कॉल लगा के तो स्विच ओवर या। अरमान 18वें में चल गया, 18वें साल में चल गया अरमान। फ़ोन करा था लड़के ने, समीर ने। तो वो सोने को जा रहा था, जब क्या मुझे नींद आ रही, रात का जागा हुआ था। उनके सो जा बैठे, फिर कह रही अम्मी समीर फ़ोन कर रहा। उनके मत जाएगा भैया कहीं को, सो जा तू। अरे चल 10 मिनट के लिए चला जाऊँ, आ जाऊँगा। हरिद्वार में नगरपालिका शिवलिक नगर कार्यालय पर अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थकों और वार्ड 7 के सभासद रॉबिन सिंह के बीच विवाद हो गया। अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थकों ने बैठक के दौरान वार्ड नंबर 7 के सभासद के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामला उस वक्त गर्मा गया जब बैठक के दौरान राजीव शर्मा अध्यक्ष के समर्थकों ने सभासद के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं बैठक में मौजूद सभी सभासदों ने इसकी निंदा की और मामला गर्मा गया। हालांकि सभासदों और समर्थकों के बीच कहासुनी होती रही और नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा चुप्पी साधे रहे। इस मामले को बड़ी गहनता से देखते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि सभासदों द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि अवैध खनन पर त्रिवेंद्र रावत का समर्थन करते हुए बोले कि अनियंत्रित खनन दिन रात किया जा रहा है। संसद में सही कहा सांसद ने। यदि 10 ट्रक रवाना होने से रसीदें निकल रहे हैं तो रात भर अवैध रूप से सैकड़ों ट्रक निकाले जा रहे हैं। माफिया हावी हैं और धामी सरकार चुप है। उत्तराखंड की नदियां खतरे में है और पर्यावरण भी खत्म हो रहा है। ट्रकों से संबंधित है। बिल्कुल सही, आपने जो सवाल किया है वो सवाल बिल्कुल सही है। उत्तराखंड से जो सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने जो कहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में रात और दिन खनन हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं किया जा रहा है, जनमानस को हानि हो रही है। उनकी बात को मुहर लगाते हुए उत्तराखंड के सचिव खनन, उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड का राजस्व बढ़ रहा है। दोनों इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जोन 5 में रहने वाले यहाँ के नागरिकों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। रुड़की के पिरान कलियर में देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। हेल्थ क्लब की आड़ में ये जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। थाना कलियर एवं AHTU की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पवित्र धार्मिक स्थल पिरान कलियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर चोट की है। एसपी देहात शेखर
चंद्र असुयाल ने बताया कि बीते रोज की गई इस कार्रवाई में संयुक्त टीम ने बॉबी हेल्थ क्लब पर छापा मारकर हेल्थ क्लब से आरोपित 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया। सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही जिम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपियों की भी निशानदेही की जा रही है। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाए। कुट्टू के आटे के सेवन के बाद लोगों के बीमार होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर नैनीताल की दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नगर क्षेत्र में आज कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने कई परचून कारोबारियों के संस्थानों पर छापा मारा और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। कुट्टू के आटे को कब्जे में लेकर सैंपल भरे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि नवरात्र व्रत के दौरान लोग कुट्टू के आटे का उपयोग करते हैं। खराब कुट्टू का आटा खाने से लोगों के पेट में दिक्कत होने के साथ ही सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कुट्टू के आटे का सेवन करने से बचें। FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र के त्यौहार में हम लोग ये कुछ फलाहार करते हैं, इसमें कुट्टू का आटा भी होता है। तो कल संज्ञान में आया है कि करीब 350 लोग नवरात्र के त्यौहार में देहरादून में बीमार पड़ गए हैं कुट्टू के आटा खाने से। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुट्टू का आटा जहाँ भी बिक रहा है वहाँ से नमूना लिया जाए और विक्रेता को और उनको ग्राहक को दोनों को से ये किया जाए कि वो कुट्टू का आटा का सेवन ना करें। ये एक फंगस होता है, क्लेविसेप्स कहते हैं इसको इंग्लिश नाम में इसका बकवीट है।